वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है। हालांकि मटेरियल को, जितनी भी मटेरियल अवेलेबल है या जितने भी सब्सटेंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लेकिन आज हम उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर जो डिवाइड किया था, फैराडेज ने डिवाइड किया था मटेरियल को, कि इसमें 3 प्रकार के सब्सटेंसेस हैं। कौन कौन से? वेरी फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या प्रॉपर्टीज हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? वेरी फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब क्योंकि जो भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर है वो एटम के ज्वाइन होने से बना है। एटम से मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के ज्वाइन होने से या मॉलिक्यूल के मिलने से मैटर बन गया। ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल की मिलने से आपस में बना है। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होगा उसका अपना कोई नेट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है। मतलब इनका अपना कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। सच सब टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो गए? In which the substances in which individual molecule do not have any magnetic डाइपोल मोमेंट, मतलब जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। कहाँ फीबली मैग्नेटाइज होने का मतलब ये हो गया बिल्कुल कम मैग्नेटिज्म डेवलप होगा इनके अंदर, अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इनके अक्रॉस लगाया जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है। सब सब्सटेंसेस when placed in external magnetic field, they get magnetized feebly opposite to magnetizing field। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो ये फीबली मैग्नेटाइज हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटाइज होंगे, बट दे मैग्नेटाइज फीबली। क्लियर? फॉर एग्जांपल एंटीमनी, बिस्मथ, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, वाटर, अल्कोहल, एयर, nitrogen, etc. These are the substances in which individual molecule do not have any dipole moment, magnetic dipole moment, and they get magnetized feebly opposite to the magnetizing field when placed in external field. और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहने चाहिए, एग्जाम्पल मस्ट है। कौन से सब्सटेंसेस हैं ऐसे? मोस्टली एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, वाटर, अल्कोहल, एयर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? सेकंड थी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कौन से? अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, मतलब these are the substances in which individual molecule possess, यहां do not have की जगह कर दो possess मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो जिसमें इंडिविजुअल मैग्नेटिक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और जब इस प्रकार के सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे फीबली बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे थे, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है दे गेट मैग्नेटाइज फीबली अलोंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो सेम डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? सच सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन external magnetic field they get magnetized freely, opposite की जगह क्या हो जाएगा? along magnetizing field। क्लियर? ये कहां? along the magnetizing field ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सब्सटेंसेस है दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो फीबली ये भी फीबली मैग्नेटाइज होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, ऐसा। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो अलोंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दीज आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
and third one is ferromagnetic substances. Now let us proceed to third category, and third category क्या आ गई? ferromagnetic substances. What are ferromagnetic substances? ये ऐसे substances हैं कि इनमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है that also possess some net magnetic dipole moment. Clear? But when these substances are placed in external magnetic field, they get magnetized strongly. ये जो इफेक्ट शो करते हैं ये स्ट्रांगली शो करते हैं, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे स्ट्रांगली किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो इसमें क्या जाएगा? द सब्सटेंसेस इन व्हिच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पोजेस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, such substances when placed in external magnetic field they get magnetized. फीबली की जगह क्या हो जाएगा? ये जो इफेक्ट है ये फीबली के बजाय ये स्ट्रांगली शो करते हैं, स्ट्रांगली अलोंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जो है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, cobalt, and their alloys, या फिर इनके एलॉयज. मतलब आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या फिर इनके एलॉयज जो है दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज डिस्कस करी हमने? 3 कैटेगरीज डिस्कस करी हमने मैग्नेटिज्म के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की. कौन कौन सी? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब याद रखने के लिए सिंपली आप यूं याद रख सकते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक तरह से, मतलब बिल्कुल अपोजिट चलते हैं. इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा और अपोजिट डायरेक्शन में फीबली अफेक्ट शो करेगा. ठीक है. सेकंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हुए? जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है, और जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस केस में व्हाट हैपन? दे गेट मैग्नेटाइज्ड फीबली अलोंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फीबली शो करते हैं ये इफेक्ट को और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये स्ट्रांगली शो करते हैं. ठीक है. अब इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. चलिए, प्रॉपर्टीज. मोस्टली प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है. इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको एक टेबल के रूप में बना लीजिए ताकि दिक्कत ना आए. सारी एक ही जगह आ जानी चाहिए सब. ठीक, जैसे मान लो मैं इधर लिखता हूं डायामैग्नेटिक, इधर आ गया पैरा और इधर आ गया फेरो. अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि अगर मान लो इन सब्सटेंसेस का, अगर जैसे एक तरह से एक रॉड ले ली और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया. जैसे मान लो एक मैंने डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड ले ली, जैसे कॉपर रॉड ले ली मान लीजिए. ठीक है. तो मैंने क्या किया, एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर दी. यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. नो, देन व्हाट हैपन? ये जो रॉड होगी इट विल स्टे इन अ पोजीशन दैट इट सेट इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इसका मतलब ये हो गया
कि अगर मैं ये रॉड है मेरे पास, इसको फ्रीली सस्पेंड करता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, व्हाट हैपन, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ लगा हुआ है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया ये इस तरह से सेट करेगी अपने आप को, क्योंकि these substances feebly repelled by the magnetic field, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये feebly repel होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो these substances set their longest axis normal to the magnetizing field, ठीक है। यानी कि क्या क्या कि when suspended freely in, पहली प्रॉपर्टी आई कि when suspended freely in magnetic field, जब ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। अगर पैरामैग्नेट की है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड अगर हम सस्पेंड करते हैं यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रॉड सस्पेंड करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया या प्लेटिनम रॉड ले ली, these substances क्योंकि they are feebly attracted by the magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करेगा इन सब्सटेंसेस को, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। They set their longest axis along the magnetizing field, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो लॉन्गेस्ट एक्सिस ये था इसका, तो ये अपने आप को इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम सस्पेंड करते हैं, दे ऑल्सो, क्योंकि इसका भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो दीज सब्सटेंसेस सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस along the magnetizing field. Clear? This is the first property. Second property is when, अब हमने क्या किया कि एक लिक्विड लिया, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी लिक्विड लिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भी लिक्विड लिया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड लिया, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो व्हेन लिक्विड, सेकंड प्रॉपर्टी का क्या आ गई, सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन लिक्विड प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब डायमैग्नेटिक का लिक्विड रखा, जैसे मान लो वाटर ले लिया या अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का लिक्विड रखा, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का लिक्विड रखा, तो इस तरह से अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन व्हाट हैपन, अब क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां से ये वीक रीजन की तरफ जो है वो रिपेल हो जाएंगे, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे विल बी फीबली अट्रैक्टेड फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके बीच में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो वो अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे अट्रैक्टेड टू फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन feebly, whereas in ferromagnetic material they are strongly attracted from weak magnetic field region to strong magnetic field region। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया और इसके अंदर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस तरह से, ठीक है, अंडरस्टैंड करना इस टॉपिक को। ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया, मैंने लिक्विड लिया इसके अंदर। अब क्योंकि लिक्विड अगर पहले जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था तो लिक्विड का लेवल हमेशा सेम रहता है, ठीक है, लेकिन ये कौन से सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब पोल के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो these substances feebly repelled from strong magnetic field region to weak magnetic field region। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लेवल है ना लिक्विड का, ये इस तरह से नहीं रहेगा, क्या होगा कि यहाँ से
रिपेल हो जाएगा ये लिक्विड, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो इसका मतलब ये जो इसका लेवल है ये इस तरह से बीच में एलिवेशन और साइड में जो है वो डिप्रेशन शो कर जाएगा, क्योंकि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ ये फीबली रिपेल होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह का लिक्विड जो है वो यहाँ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का लेता हूँ, तो देखिए ये आ गया आपका नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। अब पोल के पास फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब बीच में फील्ड कम है, तो these substances feebly attracted from weak magnetic field region to strong magnetic field region। तो इसका मतलब यहाँ फील्ड ज्यादा है तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये लेवल अब इक्वल नहीं रहेगा, क्या होगा इधर थोड़ा सा एलिवेशन हो जाएगा, बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ एलिवेशन शो कर देगा ये लिक्विड, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये जो वीक फील्ड रीजन में लिक्विड था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेता हूँ, देखिए तो यहाँ ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल, इसका मतलब यहाँ फील्ड ज्यादा है, अगर यहाँ फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ये, तो इसमें ये एलिवेशन थोड़ा ज्यादा शो करेगा यहाँ पर इस तरह से, और इसके कंपैरिजन में ये एलिवेशन ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं इसी तरह से इस तरह से लेता हूँ, बिल्कुल क्लोज ले जाता हूँ आप इनको, ये नॉर्थ आ गया और ये साउथ आ गया, मैंने बिल्कुल क्लोज रख दिए ये, तो इसका मतलब यहाँ पर फील्ड अब ज्यादा हो गया और साइड में फील्ड कम हुआ, तो इसका मतलब ज्यादा फील्ड है तो इसका मतलब साइड में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ रिपेल होगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये बीच में एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन शो करेगा और साइड में एलिवेशन। इसी तरह से इसको अगर मैं लेता हूं तो ये कंटेनर है मान लीजिए, तो इसको मैंने बिल्कुल नजदीक रख दिया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब क्योंकि बीच में फील्ड ज्यादा है साइड में कम है, तो ये कम फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच में एलिवेशन हो जाएगा, साइड में डिप्रेशन शो करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन है ये थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे किसके कंपैरिजन में, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, क्योंकि इसमें ये इफेक्ट फीबली शो करता है, इसमें ये इफेक्ट स्ट्रांगली शो करता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर साइड में आ जाएगा डिप्रेशन और बीच में आएगा एलिवेशन इस तरह से, तो ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा शो करेगा डिप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब अगर हम लिक्विड रखते हैं तो लिक्विड कहां से कहां मूव करता है, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड है तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ मूव कर जाएगा, पैरामैग्नेटिक का लिक्विड है तो वो वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ मूव करेगा फीबली, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं तो वो वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा स्ट्रॉन्गली। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे they do not allow the magnetic field lines to pass through them। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? do not allow magnetic field lines to pass through them, to pass through them। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जाहिर सी बात है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होंगी और साउथ पोल की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो इस तरह से पास होंगी, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता, पास करने के लिए अलाउ नहीं करता, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा? दे अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देम, कुछ लाइंस को ये अलाउ कर देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, पास थ्रू देम। तो अगर मान लो ये हमारे पास स्पेसिमेन है, इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। व्हाट हैपन?
कुछ लाइन जो है वो बीच में से पास कर जाएंगी लाइक दिस, इस तरह से, और बाकी लाइन जो है वो इधर से पास कर जाएंगी। कुछ लाइन को अलाउ कर देता है ये, कुछ लाइंस तो पास हो जाएंगी, सारी लाइन इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है, इट अलाउ ऑल द लाइंस टू पास थ्रू इट। ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो सारी की सारी इसके अंदर से ही जाएंगी, ये बाहर से नहीं जाने देगा। तो इट अलाउ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। इसमें से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास करेंगी। ठीक है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछना, जो क्वेश्चन है कई तरीकों से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि ठीक है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ है ये और ये साउथ है, और मैंने दे दिया इधर कॉपर, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब अब मुझे यहां ये पता होना चाहिए कि कॉपर कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। अब क्योंकि या तो ये लाइन ड्रॉ होंगी या ये होंगी या ये होंगी। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ये लाइन ड्रॉ होंगी, फेरोमैग्नेटिक है तो ये लाइंस ड्रॉ होंगी, डायमैग्नेटिक है तो ये लाइंस ड्रॉ होंगी। अब कॉपर जो है, कॉपर कौन सा सब्सटेंस है, कॉपर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये लाइंस ड्रॉ होंगी। सिंपल सी बात ये है। तो इसके ऊपर ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक। जो रिलेटिव परमेबिलिटी, अब क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन जो है वो इसमें से पास नहीं करती, तो इसका मतलब इसकी जो परमेबिलिटी है, मतलब एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, दैट इज म्यू आर इज लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें से पास नहीं कर रही है, इसका मतलब ये अलाउ नहीं करता, तो इसका मतलब इसकी जो परमेबिलिटी है वो लेस देन 1 है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी जो है, क्योंकि ये कुछ लाइंस को अलाउ कर देता है, तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। लेकिन इसकी परमेबिलिटी जो है, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। यानी कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 2 to 10 raised to power 5। मतलब 100 से लेकर के, अगर परमेबिलिटी जो है वो 100 से ऊपर गिवन है, तो इसका मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन, देखो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, लेकिन उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया कि द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.325, आइडेंटिफाई द मटेरियल, मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है मुझे। तो इसका मतलब 0 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा सब्सटेंस हुआ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, जैसे मान लो हो सकता है किसी का 1.325 देती, तो ये कौन सा सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। और अगर 100 से ऊपर गिवन है ये वैल्यू, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है परमेबिलिटी का 10 raised to power 2 से लेकर के 10 raised to power 5 तक है इसका ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो ससेप्टिबिलिटी है, अब हमने एक रिलेशन पढ़ा, mu r is equal to 1 plus psi. What can we say about the susceptibility of diamagnetic substances, paramagnetic substances and ferromagnetic substances? Now susceptibility, mu r is equal to 1 plus psi. ठीक है, तो psi की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, psi is equal to mu r minus 1। अब क्योंकि mu r की जो वैल्यू है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब psi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये लेस देन 1 है तो
ये वैल्यू -1 जो है ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि शाई की जो वैल्यू होगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए दैट इज नेगेटिव, शाई इज नेगेटिव। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में शाई की जो वैल्यू है, अब क्योंकि इसमें म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर 1 से बड़ी है तो इसमें से अगर 1 लेस होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो शाई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। और इसमें क्योंकि जब म्यू आर की वैल्यू वेरी वेरी हाई है तो इसका मतलब शाई भी वेरी वेरी हाई, यानी कि शाई इज वेरी हाई। हाई वैल्यू अगर गिवन है, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 100 से ऊपर है तो शाई की वैल्यू भी 100 से ऊपर चलेगी, तो इसका मतलब अगर शाई की वैल्यू 100 से ऊपर दे रखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसमें मोस्टली इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी की वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट, शाई की वैल्यू जो है वो 0.325 देती, कौन सा मटेरियल हुआ, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर नेगेटिव दे रखी है माइनस दिस मच, इसका मतलब ये हो गया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मोस्टली, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब जहां तक I और H के कर्व की बात है, H और I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और I जो है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब अगर मैं किसी स्पेसिमेन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते जाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये स्पेसिमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड H की वैल्यू इधर लगी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मैं H को बढ़ाऊंगा इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा और एक स्टेज के ऊपर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब H को बढ़ाने से इसके अंदर I की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये किसके लिए था, इसके लिए। अब अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर रखते हैं तो ये कहां मैग्नेटाइज होते हैं, they get magnetized freely opposite to the magnetizing field, मतलब इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। तो I और H कर्व जो है इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बिकॉज दे गेट मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका मतलब इसके लिए ये बन जाएगा लाइक दिस। तो I और H का ग्राफ जो है वो ये मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन फील्डली होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें जो ये बन जाएगा IH कर्व, इसमें IH कर्व इस तरह से बन जाता है लाइक दिस, H इधर I इधर, क्योंकि H की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी इसी तरह से बनेगा क्योंकि इसमें ये इफेक्ट स्ट्रांगली शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वीकली शो करते हैं, इसमें स्ट्रांगली। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ का जो स्लोप है ना इसके कंपैरिजन में इसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। I और H में सेम ग्राफ रहेगा लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आपको इस तरह से दे दिया, मान ये एक ग्राफ दे दिया, H इधर I इधर, ठीक है, H इधर दे दिया I इधर दे दिया, ठीक है। इसमें ये दे दिया, ये A है, ये B आ गया और ये C आ गया। The IH curve for three material A, B and C are shown here। यहाँ पर दिखाया गया है I और H का कर्व ये गिवन है तीन मटेरियल के लिए A, B, C के लिए। आइडेंटिफाई द मटेरियल, इसका मतलब ये हुआ A जो है इसका नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसका मतलब A डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। B जो है उसका स्लोप C से ज्यादा है तो C आ गया C आ गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और B कौन सा बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इन सब्सटेंसेस का, व्हाट हैपन कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका जो ससेप्टिबिलिटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये हो गया कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं टेम्परेचर के ऊपर उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर।
अब क्योंकि अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, शाई वर्सेस टी का ग्राफ। ध्यान दीजिए, इधर ले लिया टेम्परेचर और इधर ले लिया शाई। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, पहले तो ये देखिए, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके मैग्नेटिज्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा ग्राफ और थ्रू आउट इसी तरह से लेके जाएगा, टेम्परेचर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं व्हाट हैपन, जो सब्सटेंसेस हैं वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ बन जाएगा, ये आ गई ससेप्टिबिलिटी और ये आ गया टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर इस एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी जो है वो इधर है। तो ये बन जाएगा, इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है इस तरह से, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, मतलब मटेरियल जो है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करता जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा कि जैसे जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ये भी अपना मैग्नेटिज्म लूज करते जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आकर के। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये पैरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये पैरा में कन्वर्ट हो गए तो इनकी जो वेरिएशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू पैरा, क्योंकि अब ये पैरा बन जाएगा। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर, मान लो इस टेम्परेचर के ऊपर ये इधर शाई है और इधर टेम्परेचर है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आकर के ये जो सब्सटेंसेस हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरा में। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्यूरी टेम्परेचर। इसको क्या नाम दिया जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, इसके बाद ये बिहेव कर जाते हैं पैरा, तो टेम्परेचर के साथ इनका ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है और इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी, इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आकर के ये पैरा बन जाते हैं, और पैरा बन गए तो ये इस तरह से ये इनकी वेरिएशन इनवर्स रिलेशन आ जाएगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, इनको एक टेबल की फॉर्म में ही रखिए ताकि सारी प्रॉपर्टीज आपके एक ही पेज में एक ही टाइम में आप लोग सबकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।